नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यूक्रेन पे रूस के हमले का आज छठा दिन है। मानो रूस ने अपने सारे साधन झोंक दिए हैं कीव पे कब्जा करने के लिए। इसी में एक भारतीय छात्र की भी मौत हो गई है। स्वाभाविक सी बात है, दुनिया का दबाव है। राष्ट्रीय सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी हो रही है, बार बार बैठक हो रही है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इस यूक्रेन में और रूस में भी वार्ता हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। तो इस जंग का अंजाम क्या होगा, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर मोहम्मद अली शाह, जो कि डिफेंस और स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट हैं। आपका स्वागत है। शुक्रिया भाई। तो सबसे पहले साहब आपसे ये सवाल कि 6 दिन तो हो गए इस जंग को, आपको जंग का अच्छा खासा अनुभव भी है, जानकारी भी है। क्या लग रहा है ये जंग कहाँ जा कर के थमेगी? भाई ये काफ़ी लंबी चलने वाली है, और अगर ऐसा मान रहे हैं कि कीव पे आज शायद रात को हमला हो जाएगा और कब्जा हो जाएगा तो ये जंग रुक जाएगी। इसके बाद इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी चलेगा, जैसे कि वहाँ की राजनीति है, रणनीति, सरकार, सत्ता बदलेगी। तो रूस जाहिर सी बात है चाहेगी कि एक डमी गवर्नमेंट, एक पपेट गवर्नमेंट थी वैसे भी वहाँ पे, अगर देखे जाओ तो पहले थी जब इन्होंने क्रीमिया पे कब्जा किया था, जब विद्रोह वहाँ पे हुआ था, वो थी। मैं इनको भी पपेट गवर्नमेंट बोलूँगा, ज़ेलेंस्की गवर्नमेंट। ये अमेरिका के नक्शे कदम में चल रही है। हाँ। अमेरिका ने इनका खूब इस्तेमाल करा, उल्लू सीधा करा, और करने के बाद इनको फेंक दिया। फिर ये ट्वीट करते हैं हम बिल्कुल अकेले पड़ गए, कोई हमारे साथ में खड़ा नहीं है। तो इसका नतीजा अल्टीमेटली जंग कभी भी हो, किसी के साथ भी हो, कभी कहीं भी हो, इसका नतीजा होता है केवल बर्बादी, सबके लिए। जो अटैक करता है उसके लिए भी, और जिस पे अटैक हो रहा है उनके लिए भी, और बाकी जो देख रहे हैं उनके लिए भी। तो नतीजा जंग का कुछ निकलता ही नहीं। हाँ, अगर कोई विनर निकल के आता है जंग में से, वो होता है राजनेता, पॉलिटिशियंस। अब ज़ेलेंस्की की जिद है, हम डिफेंड कर रहे हैं अपने देश को, और मेरे को ताजुब होता है, मेरे को वाकई में ताजुब हो रहा है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन को बहुत सालों तक उनको भी पोक किया, उसाया, ऐसा कोई पागल नहीं है। अब दो आदमी, एक एग्जाम्पल लगाता हूँ मैं ताकि हर एक को समझ में आ जाए, जो पॉलिटिक्स या जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई समझ नहीं रहा है उसको भी समझ में आ जाए। दो आदमी होते हैं, बाजार में गए, लड़ाई हो गई, क्यों हुई? पागल आदमी से पाला पड़ा इसलिए हुई? नहीं, आपने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, मेरे को यहाँ पार्किंग करी, कोई भी वजह हो सकती है, या लाइन में आप खड़े हो, तो तू मैं होगी ना, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती कभी भी, हमेशा दो हाथों से बजती है। और ये नहीं, 2 हाथों से ताली बज गई। और ये भी मान लिया कि वो वेस्ट या अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट है, पहले वहाँ पे रूस की पपेट गवर्नमेंट। तो क्या जो सवाल उठ रहा है कि ये रूस नया उपनिवेशवाद चला रहा है कि मतलब जब कोई सॉवरेन कंट्री है तो वो किसके साथ दोस्ती रखेगा, किसके पास उठेगा बैठेगा, ये रूस कैसे या कोई दूसरा सॉवरेन कंट्री कैसे डिसाइड कर सकता है? आपकी बात में बिल्कुल दम है। मैं बता रहा हूँ, फरवरी 1990, जस्ट बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर, तो जेम्स बेकर जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी थे, इन्होंने आश्वासन दिया था मिखाइल गोर्बाचोव को कि नेटो कंट्रीज में ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा, मतलब जर्मनी के आगे जाके एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है सर, और ये बात में वो भी राजी हो गए। 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसआर का। उसके बाद आप देखिए 4 फेजेस में 14 देश भर्ती हुए नेटो में, 4 फेजेस में। मतलब उस जो एक आप कह सकते हैं कि आपस में सहमति बनी थी, कोई इसको लेकर के ट्रीटी तो हुई नहीं, सहमति बनी थी। उस सहमति को इन्होंने तोड़ा, और तोड़ करके आप चले गए ईस्ट यूरोप में और अपना दोस्त बनाने लगे, नेटो में शामिल करने लगे। बिल्कुल। रूस उसको लेकर के भड़का। बिल्कुल। तो मान लीजिए कि रूस भड़का, तो उसका इलाज सिर्फ जंग ना, उसके साथ जंग बिल्कुल भी नहीं है, और जंग के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। और जो अभी हो रहा है ये मैं सरासर गलत हो रहा है, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी और ज़ेलेंस्की की साइड से भी, दोनों तरफ से। और जंग तो बिल्कुल मतलब खून खराबा। वही तो ये बात हो गई कि भाई मेरा किराया नहीं दिया 8 महीने से, और मैं 8 महीने से बोल रहा हूँ किराया दो किराया दो किराया दो, जब नहीं आया किराया तो मैं जाके उसको कत्ल कर दिया। गलत बात, कोई जस्टिफाई नहीं थी कि अभी नहीं उन्होंने उसका आया मेरे को तो इट्स रॉन्ग पीरियड। इसमें कोई इफ कोई बट नहीं, कोई इसमें वो बात नहीं कि वो सही कर रहे हैं, कोई सही नहीं कर रहा, दोनों गलत कर रहे हैं। अब बात हुई, अब मैं ले आता हूँ 2004 में और देश नेटो में शामिल हुए। 2008 में रशिया ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर ली कि भैया जॉर्जिया और यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होंगे। अब जॉर्जिया सुधरी नहीं तो जॉर्जिया पे हमला कर दिया वहां पे।
2014 में इन्होंने क्रिमिया पे हमला किया, और 2 इंडिपेंडेंट जगह थी जो कि यूक्रेन के मैप से आप देखेंगे तो वो जो है वो डॉनबास रीजन्स की 2 जगह ये चाहते थे उनको इंडिपेंडेंट करार दे दें, नहीं हो पाया उस टाइम पे। और 2014 से बल्कि व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि यूक्रेन तो हमारा छोटा भाई है, हम एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं, हम एक ही हैं, भाई बहन हैं बिल्कुल, मतलब आप एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। आप सोचिए जो देश इतने करीब हों, एक ही हो एक टाइम पे, कोई कैसे, ये बताइए आप मेरे को, आपके पड़ोसी होंगे, क्या आप अपने पड़ोसी के दुश्मन से जाके दोस्ती करेंगे? आपको मालूम है आपके पड़ोसी की उससे नहीं बनती है, आप उल्टा जाके पड़ोसी को छोड़ के उसके दुश्मन से दोस्ती करेंगे? नहीं करेंगे आप शायद। नहीं करेंगे। सामान्य तौर पे ऐसा होता है कि आदमी पड़ोसी को चिढ़ाता नहीं है, लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल मौजूद है दुनिया में कि जब आपसे मेरा नहीं पट रहा है तो मैं किसी से दोस्ती करूं। अच्छा ठीक है, अब वो जिससे आपकी पड़ोसी से नहीं बन रही वो आपका इस्तेमाल करेगा, आपको फुसलाएगा और आपको आपके पड़ोसी से लड़वाएगा, हैं? अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अच्छा, लेट 80s में ले आता हूँ मैं आपको। कोल्ड वॉर थी आज से 30 साल पहले अमेरिका और रूस के बीच में, सब जानते हैं इसके बारे में। और अमेरिका ने भी अफगानिस्तान का इस्तेमाल करा, बिल्कुल। जो होली वॉरियर जो मुजाहिद होते हैं उनको ट्रेन किया, एक आर्मी तैयार करी अफगानिस्तान से, सिविल आर्मी, उनको लड़ाया रूस के खिलाफ। उस टाइम पे उसामा बिन लादेन बहुत जंग था, वो उस टाइम पे एक होली वॉरियर, एक मुजाहिद था बेसिकली, सोल्जर की तरह। ट्रेन किया अमेरिका ने, पैसे दिए अमेरिका ने, फंडिंग करी अमेरिका ने, बैकअप दिया पूरा अमेरिका ने। 11 सितंबर 2001 में उसामा बिन लादेन ने क्या करा, घूम फिर के उन्हीं पे ही पेंटागन ट्विन टावर पे वार किया। मतलब कि जो सांप पालेगा उसको काटेगा, घूम फिर के, सिंपल लॉजिक है। अब मेरा एक सवाल है भारत की भूमिका को लेकर। कहा जा रहा है कि भारत की तरफ दुनिया देख रही है, यूक्रेन ने भी मदद मांगी, तो भारत ने जो न्यूट्रल रुख अख्तियार किया और रूस से दोस्ती होने की वजह से हमले का खुल करके निंदा भी नहीं की, तो भारत की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बात ऐसी है, भारत के रूस के साथ ताल्लुकात हैं आज से नहीं, मोर देन 75 इयर्स बैक। हाँ, टेस्टेड है, सब टेस्टेड है, ठीक है। और रूस ने हर बार हिंदुस्तान का साथ दिया, हर बार। ये केवल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, पॉलिटिकल टाइज नहीं है, मिलिट्री टाइज नहीं है, डिफेंस पार्टनर है हमारी। 71.39% हमारी डिफेंस डील रूस से होती है, लेकिन वो भी रिश्ता नहीं है हमारा। हमारा है इमोशनल कनेक्ट। रूस ने हमारा हर बार साथ दिया। 1971 में जब पाकिस्तान लड़ने को आई थी तब रूस ने चेतावनी दी थी, बाकी सारी दुनिया उस टाइम पे फेवर करी थी पाकिस्तान को, रूस ने चेतावनी दी कि नहीं, अगर आगे बढ़ोगे। 13 दिन में जो लड़ाई 2 दिसंबर 1971 में शुरू हुई, वही 4 दिसंबर की रात को इंडियन नेवी ने कराची का पोर्ट बम्बार्ड कर दिया। बैटल ऑफ लोंगे वाला शुरू हुआ, मेरे फादर ने हिस्सा लिया था बैटल ऑफ लोंगे वाला में। और आप देखिए, ये 13 दिन में लड़ाई खत्म कर दी, फिर हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया, लिबरेट कराया। हमने भी उस टाइम पे सलामी स्लाइसिंग की, जनरल JFR जेकब साहब थे, उनकी स्ट्रैटेजी थी कि डायरेक्ट बांग्लादेश ढाका के अंदर घुसो। यही तो आप बोलते हैं कि ये यूक्रेन रूस क्या कर रहा है, डायरेक्ट कीव के अंदर घुस रहा है, राजधानी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर सब मेन वहाँ पे है, पावर सेंटर है, वो पावर सेंटर है। अफगानिस्तान में क्या हुआ, काबुल जब गिरा पूरा, तो मतलब सरकार ही गिर गई ना। मतलब भारत की भूमिका को आप ठीक मानते हैं? हाँ बिल्कुल, भारत की देखिए बात तो, रूस के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते पहली बात तो, और जाना भी नहीं चाहिए पहली बात। यूक्रेन हमारा भी दोस्त है, मगर ये बात इसलिए नहीं कि 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी तब रूस ने तब यूक्रेन ने हमें अपोज किया था, यूएन के में 25 और राष्ट्रों को लेके हमारे खिलाफ वोट किया। ये नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान को टैंक सप्लाई करे, वो सब हमने, हमारा बड़ा दिल है हिंदुस्तानियों का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यूक्रेन भी एक तरीके से हमारा मिलिट्री पार्टनर भी तो है, वो भी तो कई चीज़ें हमें सप्लाई करता है। उसके अलावा हमारे 20,000 छात्र हमें पढ़ने जाते हैं, कितने, और अभी 18,000 छात्र भी फंसे हुए हैं इस टाइम। वो बात भी छोड़िए, हिंदुस्तान एक बहुत ही फेयर देश है, वो किसी का पक्ष विपक्ष में नहीं जाएगा। जो फेयर एंड स्क्वायर हो रहा है, हमको भी मालूम है कि ताली 2 हाथों से बजी है भैया, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई, ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपने अक्सर देखा होगा अनुमान तौर पे, सड़क पे कोई पीट रहा होता है किसी को, जो पिट रहा होता है ना, अंडरडॉग, आपकी भावनाएं, आपकी सिंपैथी उसकी ओर जाएगी, स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है।
जो पीट रहा होता है वो हो गया बदमाश। पीट रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये पीट, ये बुली कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, स्वाभाविक है। वही कहानी यहाँ पे आपको बताऊँ मैं, आपको वही कहानी यहाँ पे। अच्छा चलिए, अब मेरा जो हर आदमी जानना चाहता है कि वो अपने डिटरेंट फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा रसिया ने, वो बेलारूस में तैनात करना चाहता है परमाणु हथियार, और उसके 2 पड़ोसी देश हैं वहाँ पे अमेरिका ऑलरेडी पहुँचा हुआ है। तो एक जो परमाणु हमले की, न्यूक्लियर अटैक की जो आशंका बढ़ गई है, तो दुनिया सहमी हुई है। क्या हो सकता है, ऐसी नौबत आ सकती है? देखिए 26 जुलाई 1941 में जापान ने अमेरिका पे पर्ल हार्बर पे बहुत तगड़ा हमला बोला। ये कि अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा था। उसामा बिन लादेन, मैंने जैसे बताया अभी आपको, 11 सितंबर 2001 को एक और हमला हुआ, बाद में बहुत सालों के बाद। और अब रूस आके दिखा रहा है, रूस बोल रहा है कि वो जानता है कि अमेरिका सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से ही डरेगा और नहीं डरेगा ये, बल्कि अमेरिका और मैं बताऊं, जो लोग अभी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, ठीक है, मतलब जो सही होगा उसको कर रहे, ठीक है, जो हथियार दे रहे हैं, और हथियार भी क्या हथियार दे रहे हैं, डिफेंसिव वेपन्स, ये भी गौर किया जाए, बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, जर्मनी ने हेलमेट दिए हैं, AK-47, ये डिफेंसिव हथियार हो गए। अगर इतनी हिम्मत है तो आओ, टैंक्स दो, बैलिस्टिक मिसाइल दो, क्रूज मिसाइल दो, उनको स्ट्रेटेजिक वेपन्स दो, जिन पे वो जाके एग्रेसिव हमला करें, ठीक है, ये डिफेंसिव वेपन्स हैं। और जो जेलेंस्की कह रहे हैं कि जो सिविल आवाम है उनको आके आप हथियार पकड़ लो, जिसको लड़ना है हम दे देंगे, अपने जेल से जितने भी क्रिमिनल हैं, मर्डरर्स हैं, उनको हम आके लड़ो, भाई ये वॉर क्राइम है। और इसी की वजह से ही तो सिविलियंस की जाने जा रही हैं यूक्रेन में। गलती कौन कर रहा है? रशिया कभी नहीं चाहती थी इन पे हमला करना, और अगर रशिया चाहती यूक्रेन पे हमला करना, सन 2014 में इनके पास नया मौका था जब इन्होंने क्रीमिया पे हमला किया, नहीं किया इन्होंने तब यूक्रेन पे हमला। ये बार बार कहते गए सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं सुधरे। फिर इन्होंने भाई आप मैं आपको बताऊँ, देखिए ये बात हर कोई समझेगा, मैं आप ही मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं आपको रामपुरी चाकू दिखाऊंगा, अगर मेरी बात नहीं मानेंगे मैं ठोक दूंगा। आपके पीछे आपका बड़ा भाई खड़ा हुआ है, आपको मालूम है बड़ा भाई आ जाए बचाने के लिए, वो कुछ नहीं होने देगा, ठीक है, मैं ठोक दूंगा, अरे सुधर जाओ। मैं छुरा ले आया यहाँ तक, फाइनली अभी ठोका नहीं है मैंने, फिर भी नहीं सुधरे, फिर क्या करूँगा? जस्टिफाई नहीं करा, वो गलत बात है, नहीं करना चाहिए वो भी, तो छुरा बंदा मजबूरन डालेगा अंदर, फिर एक कट मारेगा, मैंने कट मार के खून निकलेगा थोड़ा सा हल्का सा, तो ये वही हो रहा है। अभी गर्दन काटी नहीं है, बस छुरा लगाया है बस यहाँ पे। भाई सर तो फिर फाइनली झुकेगा अल्टीमेटली, ठीक है, गर्दन कटने के बाद झुकेगा, जो से पहले ही झुकेगा। अब ये झूठी शान जो है ना कि भाई, अच्छा मैं आपको बताऊँ एक बात, ये बात मैं स्पष्ट करता हूँ, बहादुरी में और बेवकूफ़ी का फर्क। फौज में जब हम थे, हमने बॉर्डर पे खड़े हैं सरहद पे, फौजी, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मगर मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, ये हुई बहादुरी। दुश्मन से लड़ूंगा, दुश्मन आएगा वो मेरे को नहीं मारेगा, मेरे पीछे जितने सिविलियंस हैं, बीवी बच्चे जो सिविलियंस हैं, आवाम है, उनको मारेगा। और अगर मैं पीछे नहीं हटा, नहीं मैं डटा हूँ, नहीं मैं नहीं पीछे हटूंगा, ये हुई बेवकूफ़ी। क्या आप तो जाओगे नहीं? अरे आप सिविलियन का वो देखो ना अंजाम वहाँ हो क्या रहा है, आप सिविलियन के हाथ से बंदूक दे रहे हो। भाई मैं आपको बताता हूँ भाई, 3 साल NDA की ट्रेनिंग, 1 साल IMA की ट्रेनिंग, 4 साल हथियार को AK-47 को खोलना, जोड़ना, सफाई, शीश लेने का तरीका, एक रिकॉल भी होता है, झटका लगता है, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। और जब मैं 2 साल जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में था, मेरी पोस्ट, हिंदुस्तान की पोस्ट और पाकिस्तान की पोस्ट 30 मीटर के फासले पे थी। कितनी? 30 मीटर। आप समझिए ये और ये, मतलब इतने करीब, ठीक है। और उस टाइम पे हम लोग अंडरग्राउंड बंकर में रहते थे 2 साल, कि भाई बाहर निकलेंगे तो शेलिंग से उड़ सकते हैं। तब मेरी AK-47 जो थी मेरी, मैं नहाता भी था ना तो मेरे हाथ में होती थी, रात को सोता था तो मेरे बाजू में होती थी, मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे स्लिंग लटका हुआ है यहाँ पे होती थी। मतलब एक क्षण नहीं आया था ऐसा, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, मेरा ही नहीं, हम सारे फौजी होंगे, एक क्षण नहीं आया कि वो आपका हथियार आपके बदन से 1 सेकंड के लिए निकला हो, तब जाके एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ उस हथियार से। इतनी ट्रेनिंग के बाद वो एक हमारे शरीर का अंग बन गया। जिस तरीके से हम अपने हाथ इस्तेमाल करते हैं, पाँव इस्तेमाल करते हैं,
मेरा सवाल ये है कि रसिया क्या पश्चिम को, खासतौर से अमेरिका को गिदड़ भभकी दे रहा है या इस हद तक जा सकता है? जा सकता है बिल्कुल। वो गिदड़ भभकी कब तक दे रहा था कि भी मैं यूक्रेन पे हमला करूंगा, हमला करूंगा, हमला करूंगा। नहीं करे तो धमकी दे रहा है, हिम्मत नहीं है इसमें करने की, करके दिखा दिया उसने। तो उसका नतीजा मान लीजिए कि उन्होंने क्यू पे या किसी शहर पे उसको कर दिया हमला, जापान का उदाहरण सामने है, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएंगे। ऑलरेडी पड़ चुके हैं। और क्या रूस को ये मालूम नहीं था कि उन पे सैंक्शंस लगेंगे, रोक टोक लगेगी, पड़ जाएंगे? मालूम था, अच्छे से मालूम था, फिर भी वो आगे गया ना। उसको मालूम था फिर भी वो गया। भाई आप देख लीजिए बेलारूस, जिस देश ने उसको मदद की कि सेना उसकी यहाँ से आई है, और रूस की सेना वहां से घुसी अंदर और घुस गई अंदर सीधा यूक्रेन में। अमेरिका ने उनको डड़काया, धमकाया, उन पे भी उनको भी नतीजा बढ़ना पड़ा। इमरान खान पहुंचे थे हाथ मिलाने के लिए रूस को पहले दिन, हमला उसी दिन हो गया। मगर वही उनकी विजिट बड़ी महंगी रही। नेटो और वेस्टर्न फोर्सेस, जो कि अमेरिका ने बोला अच्छा बच्चों अब हम दिखाते हैं, हम क्या करके दिखाएंगे, इन्होंने लगा दिया इनके ऊपर फाइन। अगर किसी को सुधारना हो तो बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। तो यही तो चीज, ये परिणाम। अब देखिए वेस्टर्न फोर्सेस जो है, अब मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वेस्टर्न मीडिया जो है, जो कंट्रोल करती है अमेरिका, यूके, क्योंकि वो नेटो के अलाइज है ना, तो जाहिर सी बात है तो वो रूस के खिलाफ होंगे। अगर रूस के खिलाफ है यानी कि वो यूक्रेन के पक्ष में। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जहाँ पे एक तरफ वॉर बिछड़ी हुई है ऑन ग्राउंड, वहीं पे ऑनलाइन वॉर भी बिछड़ी हुई है। बिल्कुल। क्या आपको मालूम है कि यूक्रेन के मिलियंस फॉलोअर्स बड़े हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे वो एक अपने तरीके से वीडियो डाल अपने पक्ष में डाल रहे हैं, और बहुत लोग उन बात पे यकीन भी कर रहे हैं। अरे माय रिस्पेक्ट फॉर ज़ेलेंस्की हैज गॉन अप, हमारी इज्जत बढ़ गई है उनके लिए। अरे भाई कैसे बढ़ गई? वही तो मरवा रहे हैं सिविलियंस को। अब आप पूछेंगे नहीं पूरा हक बनता है अपने देश को डिफेंड करने का। हाँ करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, और करना भी चाहिए, लेकिन किस कीमत पे? सिविलियंस की कीमत पे। बीवी जो महिलाओं हैं, बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनकी कीमत पे ना। ये तो अच्छा बेवकूफ़ी है। मैं आपको एक सेकंड, 1-2 मिनट में एक रियल लाइफ किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको बहादुरी का। भाई 1962 में एक जगह है ईस्ट में रजांगला, तो रजांगला पे एक पोस्ट थी, वहाँ पे 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी वहाँ पे तैनात थी अंडर कमांड ऑफ मेजर शैतान सिंह भाटी। तो उनको खबर मिली कि 3000 चीनी सैनिक उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, और चीनी सैनिक के पास ऑटोमेटिक हथियार थे, गर्म कपड़े थे, राशन पानी सब कुछ, टोटल में राशन सब कुछ था, सप्लाई। हमारे पास 120 जवानों के पास ना ही ठीक से गर्म करने वाले कपड़े थे, ना ही हथियार, ओल्ड विंटेज हथियार थे, ना ही गोलीबारी ठीक से थी। लेकिन एक चीज जरूर थी, वो थी बहादुरी, वो थी टीम स्पिरिट। डटे रहे वहां पे। मेजर शैतान सिंह भाटी ने अपनी पूरी ट्रूप्स को इकट्ठा करा, पूरी कंपनी को, और बोला दोस्तों बात ऐसी है कि हो सकता है कल सुबह तक हमारी जीत यहाँ पे ना हो सकता है कि हम सब कल सुबह तक यहाँ पे शहादत प्राप्त कर लें। मेरे को हायर कमांड से हुक्म मिला है पीछे हटने का, क्योंकि ये वो देख रहे हैं कि ये हार तो जंग है। एक फौज में सिखाते हैं टैक्टिकल रिट्रीट। अब मगर मैंने ये फैसला किया है कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, मैं यहीं लड़ूंगा, यहीं मरूंगा। ये मातृभूमि है मेरी माँ है धरती। आप लोग मेरे साथ में हैं? सबने कहा हाँ सर, हाँ आपके साथ में हैं, ठीक है। अब जब चीन की सेना आई तो ये लोग बहादुरी से लड़े, जो भी गोलियां थी इनके पास, गोलियां खत्म हो गई, तो पत्थर से लड़े। जब पत्थर मिला के खत्म हो गए तो हाथ से लड़े, और जब वो भी कम पड़ा था तो अपनी राइफल के आगे होता है बेयोनेट, मतलब राइफल के आगे आपने देखा होगा, अनुमान तौर पे पिक्चरों में भी देखा होगा, वो चाकू सा लगा देते हैं बेयोनेट, उसे चार्ज किया। भाई 120 बहादुर जाबाज फौजी और 3000 चीन की सेना। इसके बाद जब ये 115 लोग हमारे शहीद हो गए थे, और मगर 3000 चीनी सैनिक भी शहीद हुए थे। जब ये खबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पहुंची, कुछ लोग वहां से निकल गए थे, और उन्होंने ये कहा था बार बार कि कंपनी कमांडर की लाश दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो एक पत्थर के पीछे उन्होंने मेजर शैतान सिंह भाटी की लाश को वहां पे छुपा दिया। जब ये खबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लगी, उनको यकीन नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 120 लोग 3000 लोगों को, 120 लोग 3000 लोगों के सामने लड़के उनको मुंह तोड़, उनको दूर चढ़ा दी। तो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी गई दिल्ली से रजांगला।
वहाँ का तापमान ऐसा था कि भाई कि बॉडी डिकम्पोज नहीं हो रही थी। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें देखा कि बॉडीज तो बछावर पूरा, मतलब चीनी सैनिक मरे पड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी फौजी भी थे वहाँ पे। ट्रिगर गार्ड के अंदर उंगली जमी हुई, बदन जमा हुआ बर्फ से, लाशें ऐसी पाई गई, इस मोशन में लोग मरे पड़े हुए मिले वहाँ पे। जो नर्सिंग असिस्टेंट था उसके एक हाथ पे पट्टी, एक हाथ पे सिरिंज, मतलब आखिरी दम तक, मरते दम तक उसने अपनी ड्यूटी करी। विश्वनाथ सिंह भाटी को परमवीर चक्र से नवाजा गया मरणोपरांत, मरने के बाद। ये होती है बहादुरी। लेकिन जब आप सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं, मासूम लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, एक्सपैट्स हैं, लोग वहाँ पढ़ने आए हैं, उनको ढाल बना देते हो या तो उनकी जान खतरे में डाल देते हो, ये क्या लीडरशिप हुई? क्या ये लीडरशिप हुई क्या कि आप बोल रहे हो कि उनको पूरा हक है लड़ने का अपने देश के लिए? अरे उनकी वजह से ही तो मासूमों की जान जा रही है। भाई फौजी जो होता है, कारगिल में आमने सामने की लड़ाई थी फौजी की। भाई आप हिसाब लगा दी, हिस्ट्री देख लिया, 62, 65, 71, 99 जो भी युद्ध हिंदुस्तान ने लड़ी हैं, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं 1914 या 1918 का वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं स्पष्ट, मतलब जो जिससे आम आदमी हिंदुस्तानी कनेक्ट कर पाए, कनेक्टेड। हाँ। अब देखिए वो जंग लड़ी गई जमीन के लिए। भाई कई लोग आप में से पैदा नहीं हुए होंगे, या तो ये कुछ लोग पैदा हुए होंगे या बहुत छोटे होंगे, कि एक 90s में जंग लड़ी गई तेल के लिए, गल्फ वॉर, रिसोर्सेज के लिए। यहाँ पे जमीन इन्वॉल्व थी क्या? नहीं थी। रिसोर्सेज इन्वॉल्व थे? नहीं थे। क्यों ये जंग लड़ी गई? इनमें इनकी रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर थी, स्पष्ट थी। हम चाहते हैं कि रूस चाहती है कि यूक्रेन नेटो और यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज की बात तो छोड़ो, वो तो बहुत अलग किस्सा है, नेटो में ही ना आ जाए बस। ये रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि जो पूरा 2295 किलोमीटर का बॉर्डर है जो कि यूक्रेन और रूस से लगा हुआ है, वो एक्सपोज हो जाएगा। फिर आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ समझने के लिए। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक सीमा है, बॉर्डर है, क्लियरली डिमार्केटेड है। इंडिया चाइना की जो सीमा है 3488 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो बॉर्डर है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, यानी कि एक परसेप्शन है, वो सीमा क्लियर नहीं है। तो अक्सर आपने देखा है तनाव होते हैं चीन और हमारे बीच में, उनकी पेट्रोल पार्टी हमारी पेट्रोल पार्टी आ जाती है, तू मैं होता है, तुम यहाँ कैसे, हम यहाँ कैसे, हमारे मैप पे ये होता नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। अब जब ये नेटो में आ जाती यूक्रेन, तो नेटो अपनी फोर्सेस यूक्रेन के बॉर्डर पे लगा देती, अपना मशीनरी, अपना एम्युनिशन वहाँ पे लगा देता। उससे रशिया की सोवरेनिटी को खतरा पड़ता है, उनको लगता है वो खतरे में है। और ये कंडीशन पहले ही 1990 में लगा दी गई थी। उसके बाद तो ये हशर अब जब हो रहा है, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो पहले अच्छे, बड़े अच्छे, बेहतरीन एक्टर थे, आर्टिस्ट थे, लोग उनको पसंद भी करते थे, तो अगर आप हीरो बनने की कोशिश करोगे झूठी शान के पीछे, नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं घुटने नहीं टिकूंगा, मैं मर जाऊंगा, आप मरो ना, आप मिटो ना। अरे आप महिलाओं और बच्चों को और विद्यार्थियों को और सिविलियंस को, आवाम को क्यों खतरे में डाल रहे हो भाई? चलिए मान लिया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिविलियन को आगे करके अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं, सो एंड सो। बट जो लास्ट सवाल है मेरा, कि क्या दुनिया जो 21वीं सदी है वो फिर से परमाणु युद्ध देखेगी? ऐसा लग रहा है, मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई है कि इसका समाधान नहीं निकल सकता। भाई समाधान तो निकल सकता है, और दुनिया में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। मगर अब ये बात, ये नहीं कहूँगा कि इतना आगे जा चुकी है, अभी भी आगे नहीं गई है, लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है, आप कहीं चले गए रॉन्ग एड्रेस पे, आपको यू टर्न करना है, आपको यू टर्न मिल जाएगी, आप यू टर्न करके वापस सही दिशा पे आ जाओगे जीपीएस के मुताबिक। आप चले गए, आपको यू टर्न ही नहीं मिल रही, अरे आपको यू टर्न ही नहीं मिल रही, और आपको पीछे भी मुड़ना है, आप कैसे मुड़ोगे पीछे? चलिए, तो अब लगभग हुआ भी है कि यूक्रेन को, और सिर्फ यूक्रेन अकेला नहीं है, उसके पीछे पश्चिम है, उसको यू टर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि ये जंग आगे बढ़ी तो पश्चिम को भी और पूरब को भी, यानी रसिया को भी बहुत भारी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि जंग में कोई जीते कोई हारे, हार होगी मानवता की। और मैं बताऊँ भाई, माफ़ कीजिएगा, मैं मानता हूँ ये वक्त की कमी है। जंग में क्या होता है, आप एक फौजी से पूछिए, जो फीलिंग होती है गोलीबारी की, बम फटने की,
धुआं उड़ने की। आपके साथी, आपके जामा साथी आपके सामने दम तोड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के उनकी मदद भी कर रहे हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा जब शहीद हुए थे, वो अपने साथी को बचाने गए थे, तब उन पे गोलियां लगी थी। उन्हें बड़े बहादुरी से टाइगर हिल पे कब्जा किया, सब कुछ किया, ठीक है। वो फीलिंग मैं आज याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो बहुत खराब फीलिंग है। तो एक जंग के बाद एक माँ अपने बेटे का इंतजार करेगी, एक बाप अपने बेटे का इंतजार करेगा, एक भाई अपने बेटे का इंतजार करेगा, एक बहन अपने भाई का इंतजार करेगी, दोस्त अपने दोस्त का इंतजार करेगा। आखिर तौर में जो नेता है ना, वो हाथ मिलाएंगे और दावत पे मिलेंगे और हंसेंगे साथ में। तो मैं जानता हूं कि एक जंग की कीमत कौन चुकाता है भाई। नेता तो अपने एसी में बैठेंगे, अच्छा खाना भी खाएंगे, अच्छी गाड़ी में भी जाएंगे। जंग की कीमत आप और मैं, हम जैसे लोग चुकाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। तो देखते हैं कि जो सुरक्षा परिषद की बैठक होती है, यूएन की बैठक होती है, उसमें कोई सोल्यूशन कितनी जल्दी ये लोग निकाल पाते हैं, और नहीं निकाले तो फिर तो मानवता मर ही रही है, जैसा कि आपने भी कहा। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इनका। थैंक यू।